हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ सी-टेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसके बारे में ये जो टॉपिक होने वाली है इसके बारे में मैंने बहुत से पीछे क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने बार बार कहा है कि जब भी मूल प्रवृत्तियों की बात हुई है मैं इनके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, अच्छी वीडियो बनाऊँगी और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूँगी और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मूल प्रवृत्तियों का ये जो टॉपिक है जो विलियम मैकडूगल साहब ने दिया हुआ है, और ये अगर सी-टेट की नज़र से आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा किसी न किसी तरीके से प्राइमरी लेवल से प्री प्राइमरी लेवल से उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको याद होगा कि प्रीवियस ईयर का जो यूपी टेट का पेपर बना था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है मूल प्रवृत्तियों से ही था, जिसका कहीं न कहीं यदि आपका बेसिक नहीं कंप्लीट रहा होगा या बेसिक नहीं कंफर्म रहा होगा तो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। फ़िलहाल बहुत से ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे थे कि जो पहला ही क्वेश्चन था जो विलियम मैकडूगल से रिलेटेड था वो गलत हुआ था, बहुत लोगों से गलत हुआ था, और उसमें युयुत्सा से करके जो था मूल प्रवृत्ति और संवेग से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पढ़ते हैं आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास को। आई होप आज आप पढ़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार होंगे और पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है मूल प्रवृत्ति। तो टॉपिक है आज आपका मूल प्रवृत्ति व सहज क्रिया। तो पहले मूल प्रवृत्ति को समझेंगे, सहज क्रिया को समझेंगे, उसके बाद दोनों का हम वो तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कि सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीके से क्या है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो मूल प्रवृत्ति है आपकी, इसी से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सहज क्रिया तो मैंने इसलिए लिया ताकि आपको इन दोनों का अंतर पता चल सके, क्योंकि न्यू पैटर्न है तो कहीं न कहीं से चीज़ों को घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने सहज क्रिया को भी ले लिया। चलिए देखते हैं क्या है मूल प्रवृत्ति। तो पहले देखते हैं क्या है मूल प्रवृत्ति और इसकी परिभाषाएं क्या है। तो इसमें है मूल प्रवृत्तियों का आधार संचय, प्रयोजन तथा विचार है। प्राणी का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव व्यवहार की परिचालक है। तो संचय की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इकट्ठा, ठीक है। संचय मतलब आप इकट्ठा से रिलेट करिए। प्रयोजन का मतलब आप उद्देश्य या पर्पस से रिलेट करिए, उद्देश्य से, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप प्रयोजन मतलब उद्देश्य समझिए, ठीक है, उद्देश्य। और संचय मतलब इकट्ठा। तो संचय मतलब हम इकट्ठा क्या करते हैं, आप ही सोचिए, हम क्या इकट्ठा करते हैं। हम समाज से जो सीखते हैं वही तो इकट्ठा करते हैं ना। हम अपने वातावरण और समाज में जो भी चीज़ सीखते हैं वही तो इकट्ठा करते हैं। तो आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं संस्कार। क्या कह सकते हैं, संस्कार, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। कुछ बुक में संचय दिया हुआ है और कुछ बुक में संस्कार दिया हुआ है, इसलिए मैंने संचय को लिया ताकि आप इकट्ठा से रिलेट करके इसको समझ सकें, और जिस तरह से मैं लॉजिक को कनेक्ट कर रही हूँ इस तरह से कनेक्ट करके आप भी इसको सीख सकें। तो क्या है परिभाषा मूल प्रवृत्ति की, कि मूल प्रवृत्ति का आधार है संचय, प्रयोजन तथा विचार, ठीक है। इकट्ठा करना, संस्कार को इकट्ठा करना, संस्कार और प्रयोजन उद्देश्य होता है मूल प्रवृत्तियों का कुछ, और हमारे जो विचार होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से मिलकर बने होते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। और है आपका प्राणी का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। बिल्कुल, व्यवहार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, किसी आदर करना, सम्मान करना, गुस्सा करना, डर होना और भय होना, ये सारी चीज़ें मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित हैं। और इनको कहीं न कहीं डर हुआ, आपका भय हुआ और गर्व हुआ, गुस्सा हुआ, क्रोध, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये संवेग हैं। तो आगे वीडियो में पूरा डिटेल हम समझेंगे मूल प्रवृत्ति क्या है और इसके संवेग क्या-क्या हैं। तो विलियम मैकडूगल साहब कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति जो है ये प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे व्यवहार में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं एक एक वर्ड को।
तो मूल प्रवृत्तियों का जिक्र विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक इन नहीं एन होगा, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में वर्णन किया है। तो जब भी पूछेगा फ्रेंड्स कि मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक, ठीक है, मूल प्रतिपादक कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल साहब ने ही मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है, ये बात क्लियर होगी। और पुस्तक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, आप इनकी पुस्तक का नाम ज़रूर याद रखें, क्योंकि कहीं न कहीं इस पुस्तक से रिलेट करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे स्किनर साहब की पुस्तक हो गई, और थॉर्नडाइक साहब की पुस्तक हो गई, पावलोव साहब की पुस्तक हो गई, ठीक है। अब विलियम मैकडूगल का आप देख ही रहे हैं ना, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो बुक से भी रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल सी टेट में तो बुक से रिलेट करके बहुत कम क्वेश्चन देखे गए हैं, लेकिन जब यूपी टेट और सुपर टेट की बात होती है तो ये क्वेश्चन मतलब भी सदाबहार क्वेश्चन है, आने तय है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं कि ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिसको मनुष्य और जीव जंतुओं को सीखना नहीं पड़ता है, जैसे बच्चे द्वारा स्तनपान, पशुओं द्वारा तैरना, पक्षी द्वारा घोंसला बनाना। तो कहीं न कहीं आप समझेंगे तो देखेंगे मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं, ये मैकडूगल साहब मानते हैं, ठीक है। ये विलियम मैकडूगल साहब मानते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। अब आप अपने निजी लाइफ से भी इसको रिलेट करेंगे तो ज़रूर समझेंगे। ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य और जीव जंतुओं को सीखनी नहीं पड़ती, जैसे बच्चे द्वारा स्तनपान, ठीक है ना, और पशुओं द्वारा तैरना, कि पशु कैसे, जैसे मछली तैर रही है, पेंगुइन तैर लेती है पानी में, ठीक है। तो उनको वो कहीं जाके कोचिंग थोड़ी करते हैं, वो कहीं जाके कोचिंग नहीं करते हैं, ठीक। उन्हें बस आ जाता है क्योंकि वो जन्मजात होती है, ठीक है। और पक्षी द्वारा घोंसला बनाना, अब जैसे हम सीटेट की कहीं कोचिंग कर रहे हैं, आप सीटेट की कोचिंग कर रहे हैं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ें, वैसा कभी उनकी कोचिंग नहीं है कि पक्षियों का घोंसला बनाने का भी कहीं कोचिंग है, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें जन्मजात चीज़ें आती हैं जिन्हें कहीं न कहीं मैकडूगल साहब मूल प्रवृत्तियों और संवेग से जोड़कर देखते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। देखते हैं परिभाषा क्या है। परिभाषा है कि वह जन्मजात प्रवृत्तियाँ जो मनुष्य और पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, ऐसी प्रवृत्तियाँ जो मनुष्य को और पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे हमने किसी को देख लिया कि जो है कोई भी टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहा है ना, और हमको उनके जैसे बनना है, ठीक है, ये हो गया। या कोई भी आर्ट है, बहुत ही अच्छा है और हमें उसी तरह का आर्ट बनाना है, तो हमें संवेग क्या होगा कि हमें कुछ सीखना है ना, आपको कुछ। और यदि आप जैसे सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप क्लियर कर लेते हैं सी टेट का एग्ज़ाम, तो आपको क्या होगा कि गर्व महसूस होगा ना, एक प्रकार का संवेग है गर्व ना। गर्व जो है एक प्रकार का संवेग है, ये प्रेरित कर रहा है आपको किसी काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे पुरस्कार प्रेरित करता है, स्किनर साहब पुरस्कार को मानते हैं कि अगर बच्चे को पुरस्कार दे दिया जाए तो बच्चा किसी भी काम को बहुत जल्दी सीखेगा। जैसे कोई बच्चा हुआ स्कूल जा रहा है, हमने कहा कि बेटा यदि आप स्कूल जाओगे ना तो हम आपको 5 रुपया देंगे या चॉकलेट देंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी मान जाता है हाँ कि स्कूल जाएंगे हम, ठीक ना। तो स्किनर साहब पुरस्कार को वरीयता देते हैं, लेकिन मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्ति को वरीयता दी है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी और मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। और उन्होंने आगे कहा कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात तथा आंतरिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ किसी न किसी रूप में सभी प्राणियों में पाई जाती हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक है। यह जो इन्होंने सार्वभौमिक बात कही है, कुछ मनोवैज्ञानिक इस चीज़ को नहीं मानते। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ सार्वभौमिक नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ प्राणियों में देखा गया है कि रहने की जो क्षमता है हर जगह अलग अलग है। जैसे कुछ जनजातियां हैं जो अभी तरीके से भोजन पकाकर नहीं खाती हैं, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक जोड़कर इन चीज़ों को सार्वभौमिक नहीं मानते हैं, लेकिन मैकडूगल साहब जी कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं और ये क्या है, सार्वभौमिक है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है आपका मूल प्रवृत्तियों के 3 पहलू, ज्ञानात्मक,
कॉग्निटिव, संवेगात्मक अफेक्टिव और क्रियात्मक कोनेटिव। देखिए इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही एकदम ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सीटेट में अगर न 2 नंबर से 3 नंबर दिला दें तो आप कहिएगा कि मतलब ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं मूल प्रवृत्तियों से रिलेट करके कि आपको हर सीटेट में बस क्वेश्चन के तरीकों को बदल देगा, ये क्वेश्चन वही रहते हैं लगभग। तो देखते हैं ज्ञानात्मक क्या है। जैसे किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होना, जैसे आपने सांप को देखा और आपको महसूस हुआ कि यहाँ सांप है, ठीक है। संवेगात्मक, ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न होना, जैसे कि आपने सांप को देखा, आपको ज्ञान हुआ कि यहाँ सांप है, ठीक है। अब आप डरे, आप डर गए, सांप को देखकर क्या करें, डर गए। अब हम जैसे लोग रहेंगे तो डर जाएंगे, बहुत कम लोग ही होते हैं कि मतलब सांप से लड़ाई ले लेंगे। अब मेरे बस का तो नहीं है, कुछ लोग होंगे आप में अगर ऐसे लोग हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब हम देखते हैं कि क्या है, सांप है, हमें ज्ञान हुआ कि सांप है, ठीक है। फिर संवेगात्मक में ये हो जाएगा कि आपको कुछ न कुछ संवेग होगा, ठीक है। आप कुछ फील करेंगे ऐसे कि सांप को देख के क्या होगा, अचानक से संवेग क्या आएगा आपको, कि आप डर जाएंगे। अब डरने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी क्रिया क्या होगी, आप वहाँ से तुरंत भागेंगे या छिप जाएंगे, कुछ तो क्रिया करेंगे। नहीं अगर डरेंगे तो आप देखेंगे अरे सांप है, तो अगर आप सांप से लड़ाई भी लेना चाहते हैं या मारना चाहते हैं तो कुछ तो काम करेंगे ना। तो वही कि वस्तु का ज्ञान होना, ठीक है, वस्तु का क्या होगा, ज्ञान होगा आपको। फिर उससे जो उत्पन्न होगा भय या क्रोध, जो भी आपको उत्पन्न होगा वो आपका संवेग हो जाएगा, और उस संवेग के बाद आप जो भी काम करेंगे वो आपका क्रियात्मक हो जाएगा। तो मूल प्रवृत्ति के 3 पहलू हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। जो भी मैंने बताया फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। अब देखिए सहज क्रिया क्या है, वो बहुत तो ज़रूरी नहीं था, फ़िलहाल मैं समझा देती हूँ इसलिए क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाएँ और उस चीज़ को याद कर सकें। देखिए बी.एन. झा के अनुसार वे सब क्रियाएं जिनको हम यंत्रवत और बिना विचारे हुए करते हैं, जैसे गर्म वस्तु पर हाथ लगते ही हाथ हटा लेना। जैसे गर्म वस्तु को हम छूते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि अब गर्म लग रहा है, 1 मिनट बाद हाथ हटाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, हम तुरंत हटा लेते हैं ना। बहुत तेज़ अगर सर्दी के मौसम में बर्फ़ पे भी हाथ लग जाए तो लगता है कि हाँ ना, तो हाथ हटा लेते हैं हम। तो हम उस टाइम सोचते हैं कि नहीं थोड़ी देर रहने देते हैं, हाथ को जलने देते हैं फिर हटाएंगे, ऐसा कुछ तो होता नहीं। तो बी.एन. झा कहते हैं कि सहज क्रिया वो है जिसको हम बिना विचारे कर देते हैं और अचानक से ये चीज़ें घटित हो जाती हैं। ठीक, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। देखते हैं आगे। सहज क्रिया एक साधारण, स्वाभाविक और स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत ही सामान्य है, स्वाभाविक है, सबके साथ होती है और ये अपने आप हो जाती है। ठीक है, सहज क्रिया जो होती है वो अपने आप हो जाती है, जैसे संवेग अपने आप आ जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अब हम जैसे कि सांप को हमने देखा, ठीक है, तो नहीं जी अब डर थोड़ा बाद में डरेंगे, 20 मिनट बाद डरेंगे, 10 मिनट बाद डरेंगे, ऐसा तो नहीं है। जिस चीज़ से हमें डर लगेगा हम तुरंत डर जाएंगे उसको देख के ना। ऐसा तो है नहीं कि चलिए 1 आध मिनट बाद आराम कर लेते हैं उसके बाद डरेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सहज क्रिया एक साधारण, स्वाभाविक और स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ये अपने आप हो जाती है। इसमें क्रियात्मक प्रक्रिया होती है। सहज क्रिया में संवेग तथा बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता। ये कह रहे हैं कि संवेग का इसमें कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि उस टाइम जब हम समझ लीजिए कि जब हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं तो क्या संवेग आ पाता है? संवेग तो बाद में आता है, जलने के बाद हाथ जल जाता है, उसके बाद गुस्सा आता है ना कि जल गए। क्या उसी टाइम पे संवेग आता है? तो नहीं। इसलिए बुद्धि, और उस टाइम बुद्धि भी कोई काम नहीं करती, तुरंत माइंड को मतलब बस ये पता चले कि हाथ जल रहा है, तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। तो उसमें संवेग और बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। ये मेन टॉपिक है, ये आप ज़रूर रखिएगा। वैसे फ़िलहाल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो संवेग से ही पूछा जाता है, लेकिन आप इसको भी रिलेट करके मूल प्रवृत्ति से रिलेट करके देखिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ईजी है। आप थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करके फिर से देखिएगा, लिखिएगा और समझिएगा। ये उतनी भी टफ़ नहीं है जितनी बनाई गई हैं, और किताबों में तो कुछ इस प्रकार से लिखी गई हैं कि ऐसा लगता है कि हौवा है, मतलब समझ में नहीं आने वाला, कुछ कितना भी पढ़ लिया जाए, होता है ना। क्योंकि अब बताइए आप, मूल प्रवृत्त्यात्मक ये है।
अभी आप इसको इंग्लिश में लिख देंगे इंस्टिंक्ट, है कि नहीं, इंस्टिंक्ट लिख देते हैं, तो ये कितना ईजी लगता है कि हाँ कुछ तो है ना। अब सहज क्रिया को आप लिख देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स सहज क्रिया की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स, मैंने बताया नहीं, आप यहीं लिख लीजिए रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति को इंस्टिंक्ट कहते हैं और रिफ्लेक्शन एक्शन जो है वो है आपकी सहज क्रिया। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मॉर्गन के अनुसार मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया क्या है, ठीक है। मूल प्रवृत्त्यात्मक, हम इसकी इंग्लिश आपको बता देते हैं कि इंस्टिंक्टिव एक्ट, ठीक है। क्रिया मतलब इंस्टिंक्टिव एक्ट, वही मूल प्रवृत्ति को जोड़ के बस इसमें प्रवृत्त्यात्मक जुड़ गया है, इसलिए इंस्टिंक्टिव हो गया है, बस वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। मॉर्गन क्या कहते हैं कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्ति और बुद्धि की उपज है। ये कहते हैं कि जब हम अचानक से मान लीजिए किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे सांप को ही हमने देख लिया, तो वो हमारी मूल प्रवृत्ति की, हमने देखा और तुरंत क्या है समझा, ठीक है। तो यदि बुद्धि न काम करती तो हमें ये क्रिया करने का, जैसे मूल प्रवृत्ति तो ये है कि हमें संवेग आया कि हम डर गए, लेकिन यदि बुद्धि न होती कि क्या करना है, भागना नहीं है कि क्या नहीं करना है, तो क्या हम उस चीज़ को समझ पाते। तो मूल प्रवृत्ति में आप बुद्धि, ये किसकी उपज है, बुद्धि की उपज है। मूल प्रवृत्ति किस पे आधारित है, एक बुद्धि पर आधारित है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी कि मूल प्रवृत्ति जो है वो कहीं न कहीं बुद्धि की उपज है, क्योंकि यदि बुद्धि न हमारे पास होती तो हम कोई क्रिया नहीं कर पाते। आई होप मेरी बात क्लियर होगी और आप समझ रहे होंगे। जैसे खेलते हुए बच्चे के खेल में बाधा डालने पर वह खिलौनों को फेंकने लगता है। तो ये बात सही है ना कि अगर कोई बच्चा खेल रहा होता है और आप उसको जाके डिस्टर्ब कर दे तो सारा खिलौना फेंक देगा ना। तो कहीं न कहीं ये बुद्धि की उपज है कि अब मतलब उसको संवेग आ गया, गुस्सा होकर बच्चा क्या करता है, खिलौनों को फेंक देता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट 1 और मूल प्रवृत्ति पे पार्ट 2, जिसपे मैंने पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि 14 जो है मूल प्रवृत्ति और उनके संवेग, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए पार्ट 2 और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले पढ़ा इंस्टिंक्ट, ठीक है, इंस्टिंक्ट पढ़ा, ठीक है, इंस्टिंक्ट पढ़ा हमने, ठीक है, इंस्टिंक्ट पढ़ा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा मूल प्रवृत्तियों की 3 पहलू, ठीक है। थ्री एस्पेक्ट ऑफ इंस्टिंक्ट, 3 एस्पेक्ट ऑफ इंस्टिंक्ट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे इंस्टिंक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने अब पढ़ा सहज क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में मूल प्रवृत्तियों की 14 जो मूल प्रवृत्ति और उनके संवेग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब फ़िलहाल इसलिए करें ताकि मैं डेली कुछ न कुछ वीडियो आपके लिए कुछ नया अपलोड करती रहती हूँ और बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करती हूँ। और यदि आप मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, साथ में कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।